बूढ़े राजमिस्त्री की कहानी। शहर के पास बारामती नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का मिस्त्री अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। उसने कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग और महलों में काम किया था। वो उस इलाके का सबसे होशियार और मेहनती राजमिस्त्री था। वो रोज़ सुबह काम पर जाता और शाम को वापस आता, लौटते और सुखी जीवन जीता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजू कमला आज बहुत देर हो गई काम पर जाने में। कमला हाँ, तेल ख़त्म हो गया था। दुकान गई थी तेल लाने, वहाँ भी बहुत भीड़ थी, इसलिए समय हो गया जी। राजू चलो कोई बात नहीं, मेरा टिफ़िन तैयार हो गया या नहीं? कमला टिफ़िन लेकर आती है। राजू और हाँ, तुम्हारी तबीयत आजकल ठीक नहीं लग रही। काम से आऊँगा फिर तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊँगा। राजू और कमला अस्पताल में खुशखबरी सुनकर आते हैं। राजू आज मैं बहुत खुश हूँ। कमला हमें लड़का होगा या लड़की? राजू जो भी होगा मैं उसे बहुत पढ़ाऊँगा और एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। 9 महीने बाद राजू और कमला को लड़का होता है। राजू उस लड़के को लेकर, कमला देखो हमारा लड़का हुआ है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसे खूब पढ़ाऊँगा। कमला हाँ, हमारा बच्चा हमारा खूब नाम रोशन करेगा। राजू हाँ, आज से मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और इसे अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। मेरा बेटा नौकरी करेगा। कमला हाँ, हमारा बेटा ऑफिसर बनेगा। कमला और राजू अपने बेटे का नाम राहुल रखते हैं। वे दोनों उसे खूब पढ़ाते हैं और फिर बाद की पढ़ाई के लिए उसे बाहर भी भेजते हैं। कमला बहुत दिन हो गए ना, राहुल की कोई खबर आई ना, उसका फ़ोन। राजू देखो तो हमारा बेटा कितना मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, उसे फ़ोन करने के लिए टाइम नहीं है। इतने में एक डाकिया उनके घर पर दस्तक देता है। डाकिया देखो तो तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। राजू किसकी है भाई? अब लाए हो तो पढ़ कर भी बता दो। डाकिया राहुल की चिट्ठी है। कमला मेरे बेटे ने चिट्ठी भेजी है। राजू देखा ना कमला, तुम बेवजह घबराती हो। डाकिया कहता है माँ बाबा आप कैसे हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मेरी यहाँ अब नौकरी लगने वाली है, उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, नहीं तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और मेरी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। कमला हाय दैया, जालिम ज़माना, एक तो पढ़ाई में इतना खर्च और ऊपर से कमीशन भी मांगते हैं नौकरी के लिए। राजू चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने राहुल को हारने नहीं दूंगा। कमला अरे हाँ मिस्त्री साहब, पर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बैंक लूटेंगे या कुछ और? बोलिए ज़रा। राजू नहीं, मैं धनराज सेठ से बात करूँगा जो ब्याज पर पैसा देते हैं। कमला हाँ, पर वहाँ पैसे के बदले कुछ गिरवी भी तो रखता है, तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? राजू हमारा ये घर, हम अपने बेटे के लिए इसे भी बेच देंगे, चाहे फिर हमें सड़क पर ही क्यों ना रहना पड़े। इस तरह राजू धनराज सेठ से ब्याज पर पैसा लेकर अपने बेटे को भेज देता है। उधर राहुल नौकरी पर लग जाता है। कुछ दिनों बाद उसे वहाँ एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उससे शादी कर लेता है और अपनी दुनिया में ही खुश रहने लगता है और माँ बाप को भूल जाता है। कमला सुनो जी, इतने साल हो गए, अभी तक हमारा बेटा हमसे मिलने नहीं आया, कैसा होगा वो? उसका कोई अता पता नहीं है। राजू कमला तुम चिंता मत करो, उसने बोला था कि मैं आऊँगा तो वो ज़रूर आएगा। राजू को बहुत चिंता होती है कि वो कर्ज के पैसे कैसे चुकाएगा। अब वो सोचता है कि अब वो कहीं काम ढूंढेगा। राजू सुनो कमला,
अब मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। कमला, इस उम्र में अब आपसे काम नहीं होगा जी। राजू, लेकिन धनराज सेठ का कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। कमला, लेकिन आपको इस उम्र में काम कौन देगा? राजू, तजुर्बा है इतने सालों का। कमला, कोई ना कोई काम तो दे ही देगा। राजू काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जाते जाते एक जगह काम चल रहा होता है। उस जगह काम पर लाला सेठ ठेकेदार अपने कर्मचारियों पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं। राजू, क्या हुआ साहब? लाला सेठ, अरे अब मैं तुम्हें बताकर क्या करूं? मेरा दिमाग खराब करके रखा है इन्होंने। इन्हें इस बिल्डिंग की दीवार दिल की आकार में बनाने के लिए बोला है। घर के मालिक ने 4 बार दीवार बनाकर गिरा चुके हैं। ये कमबख्त कहीं के अगर ये दिल के आकार का डिज़ाइन नहीं बना पाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजू साहब, मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा है, अगर बुरा ना माने तो मैं कोशिश करूं। लाला सेठ, अब इस बुढ़ापे में तू क्या सुधारेगा? चल, अब कहाँ ही रहा है तो तू भी कोशिश कर ले। राजू, कर्मचारियों से पहले इसके बेस मजबूत रखिए, बाद में सलाखें डालकर धीरे धीरे ईंट घुमावदार बनाइए, जिससे उनका काम सही हो जाता है। लाला सेठ, राजू तुमने आज मुझे करोड़ों के नुकसान से बचाया है। राजू, शुक्रिया साहब। लाला सेठ बोले, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? राजू साहब, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लाला सेठ, तुम्हें इस उम्र में क्यों काम करना है? राजू साहब, मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था, उसे चुकाने के लिए मुझे काम चाहिए। लाला सेठ, लेकिन इस उम्र में? राजू साहब, मैं बहुत सालों से मिस्त्री का काम कर रहा हूँ, मुझे इस काम का कई सालों से तजुर्बा है। लाला सेठ, अच्छा एक काम है, अगर तुमने उसे कर दिया तो मैं मान लूँगा कि तुम अच्छा तजुर्बा है। राजू, हाँ हाँ साहब, आप बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। लाला सेठ, और हाँ, अगर ये काम तुमने कर दिया तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दूँगा। तो तुम कल मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हें वो काम बता दूँगा। राजू, जी साहब, धन्यवाद। कमला, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? काम नहीं मिला क्या? चलिए, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। राजू, कमला, ऐसा काम मिला है जिसमें हमारा पूरा कर्जा चुकता हो जाएगा। कमला, लेकिन फिर भी आप इतना परेशान हैं, और फिर आपको काम कैसे मिला है जिससे आपका सारा कर्ज एक बार में चुकता हो जाएगा? राजू, यही मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ये तो कल लाला सेठ के घर जाकर ही पता चलेगा। चलो अभी खाना खा लेते हैं, सुबह लाला के घर भी जाना है। कमला, हाँ ठीक है। दूसरे दिन सुबह राज मिस्त्री लाला सेठ के घर जाते हैं। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा खेलते हुए दिखाई देता है। राजमिस्त्री उसे बच्चे को देखकर मुस्कुराते हैं और दरवाजे की ओर आवाज़ लगाते हैं, राजू साहब साहब। लाला सेठ, अरे अरे तुम आ गए, आओ बैठो। राजू, यह मेरी लड़की है मोनिका। राजू, नमस्ते मालकिन। लाला सेठ, यह बाहर पढ़ाई करती थी, कुछ साल पहले ही इसकी शादी हुई, अभी यहाँ रहने के लिए आई है। और वो रहा इसका शरारती बच्चा। इसका एक सपना था कि हमारी खुद की एक जौहरी की दुकान हो। इतने में मोनिका बोलती है, मोनिका, बात यह है कि 3 साल पहले ही हमने यहाँ एक बाजू में एक बड़ी दुकान बनाई, लेकिन 4 या 5 महीने के बाद हमारी तिजोरी में से पैसे गायब होने लगे। अभी पिछले महीने में भी चोरी हुई। अगर तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है तो बताओ। राजू, पहले ज़रा मुझे दिखाओ, मैं वहीं पर कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर इसका इंतज़ाम कर दूंगा। लाला सेठ, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाए। राजू साहब, मैं
पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन कई सालों का तजुर्बा है मेरे अंदर। साहब, क्या आप अपनी दुकान मुझे दिखा सकते हैं? लाला सेठ: हाँ बिल्कुल। राजमिस्त्री पूरी दुकान देखने लगता है। मोनिका: देखिए, यहाँ हमने पक्के से पक्के लॉकर बनवाए, लेकिन फिर भी चोरी हो ही जाती है। इसका कोई उपाय है आपके पास, या हमें कोई नया घर बनाना पड़ेगा पैसे रखने के लिए? राजू थोड़ी देर सोचता है। राजू: कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान है। मैं अभी 5 मिनट में इस चोरी की समस्या को दूर कर देता हूँ। लाला सेठ: तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे बीरबल का दिमाग है तुम्हारे पास। राजू: मेरे पास बीरबल का तो दिमाग नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तर्क की बात बताता हूँ। मोनिका: तो जल्दी बताओ। राजू: साहब, आपने अपनी दुकान की तिजोरी कोने में रखी है। अगर आप इस तिजोरी को बीचों बीच रखोगे तो इस पर सबकी नज़र रहेगी। एक बार इसकी जगह से हटाइए और बीच में रखकर देखिए, और उसे इस तरीके से बनाइए कि किसी को नज़र ना आए कि यह एक तिजोरी है। जैसे उसके ऊपर बैठने का टेबल बना दीजिए। मोनिका: विचार तो अच्छा लगा, लेकिन आप ही इस टेबल का आकार दे दीजिए। लाला सेठ: अच्छा ठीक है, अगर मेरी दुकान से 6 महीने के अंदर चोरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दूंगा। राजू: ठीक है साहब। वह सब मिलकर तिजोरी का काम 5 दिन में मिलकर ख़त्म कर देता है। राजमिस्त्री काम ख़त्म होने के बाद घर में ही रहता है और सोचता है कि अब क्या करे। कमला: क्या सोच रहे हो? राजू: सोच रहा हूँ कि लाला के यहाँ जो काम हुआ है वो बराबर है या नहीं। अगर वहाँ चोरी हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे, फिर हम क्या करेंगे? कमला: परेशान मत हो, जो भी होगा अच्छा ही के लिए होगा। लाला सेठ के काम को 8-9 महीने हो जाते हैं। मोनिका फ़ोन पर पति से: मैं आपको इतने सालों से बोल रही हूँ कि मुझे अपने ससुराल जाना है, लेकिन आप अभी तक ना तो अपने गांव का नाम बताया, ना ही कभी लेकर गए। तुम्हारे लड़के से तो तुम केवल 6 महीने दूर रहे हो और इतना तड़प रहे हो, तो कभी सोचा है तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीत रही होगी? अब परसों तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ मनाएं, नहीं तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। मोनिका का पति राहुल ही रहता है, जो राजमिस्त्री का लड़का था। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर राहुल को बहुत पछतावा होता है। राहुल: मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं अपने माँ बाबा से मिलने नहीं गया और ना ही तुमसे मिला। मुझे माफ़ कर दो। मोनिका: अब कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो सबसे पहले आप मुझे मेरे ससुराल लेकर जाओगे, तभी तुम्हारी गलती माफ़ होगी। राहुल: हाँ ठीक है, पर मैं अपने बर्थडे पर तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहूँगा। मोनिका: नहीं, पहले मैं सरप्राइज़ दूँगी, फिर आप। राहुल: ठीक है। फ़ोन रखकर राहुल अपनी गलती पर बहुत रोता है और दूसरे दिन अपने माँ और बाबा से मिलने के लिए जाता है। लाला सेठ का आदमी राजमिस्त्री का घर ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँचता है। लाला सेठ का आदमी राजमिस्त्री और कमला के पास जाकर कहता है: आदमी, क्या आपका नाम राजू है और आपका नाम कमला? कमला: हाँ। आदमी: आपका राहुल नाम का कोई बेटा था? यह सुनकर दोनों की आंख में आंसू आ जाता है और दोनों गर्दन हिलाकर हाँ का जवाब देते हैं। राजू: साहब, आपको यहाँ सब कैसे पता? आदमी: वक्त आने पर लाला सेठ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। अभी आप ये कुछ सामान रखिए, इसमें मिठाई और कुछ कपड़े हैं, यह सेठ जी की तरफ से है, एक भेंट समझिए। राजमिस्त्री कमला की ओर अचंभे की नज़रों से देखता है। कमला: शायद तुम्हारे बनाए हुए लॉकर या फिर तुम्हारा काम से सेठ बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने हमें ये भेंट दी है। राजू: परंतु मुझे तो कुछ और ही लगता है। कमला: जाने दो, जो भी हो, अब हम धनराज सेठ का कर्जा जरूर चुका देंगे।
लाला सेठ के आदमी के कुछ देर जाने के बाद एक जवान लड़का सूट बूट और टाई पहने और बड़ा सा बैग हाथ में लिए दरवाजे से अंदर आता है। राजू जी, आप हमारे घर में क्यों घुस रहे हैं? आप कौन हैं? कमला अपने लड़के की शक्ल पहचान जाती है और रोने लगती है। कमला, एक बार तो मिलने आ जाता बेटा, ऐसा एक पल भी नहीं गया जिसमें हमने तुम्हें याद ना किया हो। राहुल, माँ बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला, चल बेटा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। कमला बहुत सारा भोजन बनाकर उसे खिलाती है। राजू, अरे आहिस्ता से, धीरे धीरे खा, तुझे कहीं जाना थोड़ी है ना, आराम से खा। राहुल, नहीं बाबा, मुझे अभी कहीं जाना है, लेकिन मैं पक्का कल आप दोनों के यहाँ से ले जाऊंगा। कमला, नहीं बेटा, अब हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकते। अब तू यहीं रह हमारे पास। राहुल, बस एक दिन की ही तो बात है माँ, फिर मैं हमेशा के लिए आपके पास रहूँगा। और हाँ, मैं आपको जल्द ही एक खुशखबरी देने वाला हूँ। कमला और राजमिस्त्री दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजू, ठीक है बेटा, जल्दी आना, हम इंतज़ार करेंगे। राहुल वहाँ से निकलता है। कमला, ज़रूर कोई ना कोई बात है, सेठ जी भी यही बात कह रहे थे और राहुल भी। इतने में लाला सेठ का एक आदमी राजमिस्त्री के घर आता है। आदमी, राजमिस्त्री, तुम दोनों को जो है लाला सेठ ने अपने यहाँ बुलाया है। राजू, हाँ, हम आ जाएंगे, परंतु बात क्या है बताओ। दूसरे दिन राजमिस्त्री और कमला दोनों लाला सेठ के यहाँ जाते हैं। लाला सेठ, आओ। राजू, तुमने जो काम हमारी दुकान के लिए किया उससे अभी तक हमारी दुकान में चोरी नहीं हुई। ये तुम्हारा कर्जा का पैसा और ये रहा तुम्हारा इनाम। ऐसा बोलकर लाला सेठ उसे और पैसे देते हैं। उतने में अंदर से राहुल और मोनिका आते हैं। मोनिका, तुम बोल रहे थे ना कि अब तो दुकान में चोरी बंद हो गई। यह इतना अच्छा काम किसने किया? यह है वो जिन्होंने ये काम किया। राहुल, तुम बोल रही थी कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारे ससुराल नहीं लेकर गया, इनसे मिलो, यही मेरे माँ और बाबा हैं। राहुल, माँ बाबा यहाँ मेरी पत्नी है मोनिका और मेरा बेटा बंटी। मोनिका उनके पैर पड़ती है। वो दोनों आशीर्वाद देते हैं और बंटी को गले लगाते हैं। लाला सेठ, अरे मुझे पता था मेरी बेटी किसी हीरे को ही चुनेगी। तुम तो खास हो ही, परंतु तुम्हारे पिताजी और उनका तजुर्बा उससे भी ज़्यादा खास है। राजू, मालिक ऐसा ना कहो, यह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारा बेटा आपकी बेटी से शादी किया है। लाला सेठ, अरे मालिक किसको बोल रहे हो भाई, आओ गले मिलो। लाला सेठ, अब तुम हमारे समधी हो गए हो। और हाँ, याद रखना, शायद मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे लेकिन तुम्हारे पास तजुर्बा ज़्यादा है, इसलिए कोई छोटा या बड़ा नहीं। इसके बाद सभी लोग एक साथ एक ही परिवार में हंसी खुशी रहने लगते हैं और प्यार भरा जीवन जीते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।